नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि न्यूज। कहते हैं हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं। हर धर्म के लोग अपने सभ्यता संस्कृति के अनुसार चलते हैं, अपना जीवन शैली उसी के अनुसार अपनाते भी हैं। लेकिन हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं और उनकी भी अपनी अपनी मान्यता है, संस्कृति है। लेकिन बीते अभी 21 जून 2025 की घटना उत्तर प्रदेश के यूपी जिले में एक यादव जाति के कथावाचक थे जो किसी ब्राह्मण जाति के यहाँ जाते हैं तो उनके साथ बदसलूकी किया जाता है और उनका माथा को मुंडन किया जाता है और महिलाओं के पेशाब से उनके छिड़क कर उनका शुद्धिकरण किया जाता है। इन्हीं सारी बातों को लेकर पूरे देश में अब यादव वर्सेस ब्राह्मण को लेकर सियासत गर्माती हुई दिख रही है। इन्हीं सारे मुद्दों के साथ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी गोरेलाल यादव सर। आइए उनसे बात करते हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ बात करते हैं। सर, जिस तरह से एक यादव जाति को कथावाचक कहने पे ब्राह्मण जाति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, यह घटना तो रामजी बाबू बहुत दुखद है और असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और हम समझते हैं कि आला अधिकारियों को जो यूपी के हैं, इटावा के हैं, उनके संज्ञान में ये बात आई होगी और उन्होंने कार्रवाई की होगी। लगता है कि कार्रवाई कारगर नहीं है, इसीलिए पूरे देश में अभी उबाल है। और मेरा यही विचार है कि पता नहीं अभी भी कैसे लोग इस धारणा के हैं, इस विचार के हैं कि कथा कहना या कथा सुनाना या कथा की जानकारी रखना केवल एक जाति का अधिकार है, केवल उसी जाति के लोग सुना सकते हैं। यह बात पचने वाली नहीं है अभी आधुनिक भारत में। अभी की बात छोड़ दें, अभी तो कथावाचक सभी जाति के लोग हैं जो विद्वान हैं, जो उस विषय के ज्ञाता हैं, भागवत के ज्ञाता हैं, जो रामायण के ज्ञाता हैं, रामचरितमानस के ज्ञाता हैं, या सत्यनारायण भगवान की पूजा के बारे में ही उसके बारे में जानकारी है। तो सभी जाति के लोग आजकल कथा कहने लगे हैं और लोग उसको स्वीकारते हैं और अपने से बुलाते हैं। इटावा में भी लगता है कि किन्हीं ने बुलाया होगा, तभी वो गए होंगे और तभी कथा कहने लगे होंगे और तब मालूम हुआ होगा कि ये किस जाति के हैं। और जाति नहीं पूछा गया होगा, इसलिए उन्होंने बताया नहीं होगा। और कहीं बंधन नहीं है या बाधक यह बात नहीं है कि ब्राह्मण नहीं हो तो कथा नहीं कह सकते हैं। तो मुझे तो बचपन की याद आती है कि जिस समय मैं मैट्रिक में भी नहीं था, मिडिल स्कूल में पढ़ता था, 1954-55 की बात है। तो 1954-55 में भी गांव में देखते थे कि सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है या और कोई भी कथा कहने की आवश्यकता होती थी तो हमारे ही गांव के एक देवी यादव जी थे, वही मृदंग भी बजाते थे। एक वाद्य यंत्र हुआ करता था मृदंग, आजकल उसकी चर्चा कम होती है। तो वही मृदंग बजाते थे और वही कथा भी कहते थे, सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहते थे, कृष्ण भगवान के बारे में बताते थे, भगवद गीता के बारे में। जहाँ भी जिस तरह का उनको निमंत्रण मिलता था वो जाते थे पूरी टीम के साथ और सभी के सभी उसमें यादव ही थे। तो जब उस समय में लोग उनको अपने ही गांव में नहीं, दूसरे गांव में भी पूजा होती थी तो उन्हीं को बुलाते थे और दूसरी जाति के लोगों के यहाँ भी पूजा होती थी तो देवी यादव जी को ही लोग बुलाते थे। अब इटावा में इतने सालों के बाद हम समझते हैं कि लगभग 70 बरस के बाद और देश के स्वतंत्र हुए भी 1947 से अब तक देखिए तो माने कितने बरस बीत गए हैं। और इस तरह की अगर मानसिकता अभी भी लोगों के मन में है तो इसका मतलब है कि पुनः जो समाज सुधारक हैं या जो राजनेता हैं, सभी पार्टी के राजनेता को इस पर ध्यान देना होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं।
अगर पूरा एक दो व्यक्ति करते तो करते, पूरे गांव के लोगों ने मिल करके वैसा करवाया, जैसी जानकारी मुझे है, गलत या सही, अगर पूरे गांव के लोगों ने ऐसा करवाया तो एक एक्ट है सामूहिक जुर्माना अधिनियम, सामूहिक जुर्माना उस गांव पर लगाया जा सकता था, जो अभी तक नहीं लगा है। इस तरह की घटना जब मैं जिलाधिकारी मुंगेर हुआ करता था तो एक बार ऐसी घटना घटी कि दो गांव के लोग लगातार रेलवे की पटरी उखाड़ देते थे, रेलवे स्टेशन में आग लगा देते थे, रेलवे के केबिन को तोड़ देते थे और गाड़ियों में भी जो स्टेशन पर रुकती थी उसमें भी आग लगा देते थे। इस घटना से तंग आकर के वार्निंग देने पर भी जब काम नहीं बना तो मुंगेर जिलाधिकारी और कलेक्टर के रूप में मैंने दो गांव पर सामूहिक जुर्माना लगा दिया था। और सामूहिक जुर्माना लगाया था तो गरीबों पर कम लगाया, उसको प्रोग्रेसिव तरीके से लगाया कि जिसको ज़मीन नहीं है या बहुत कम ज़मीन है उसको बहुत कम मामूली नाम का जैसे लगे कि जुर्माना लगा। और जैसे जैसे माली हालत जिनकी अच्छी थी या जिनके पास ज़मीन जायदाद अधिक था उनको उसी अनुपात में अधिक उन पर दंड लगाया गया। एक सामूहिक जुर्माना इसलिए, इस सामूहिक रूप से अगर आप काम कर रहे हैं या आपकी सहमति है, आप रोक नहीं रहे हैं तो वॉइस ऑफ डिसेंट होना चाहिए कि हमारी स्वीकृति इसमें, हमारी सहमति नहीं है, ऐसा भी नहीं है। साइलेंटली भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं और एक्टिवली भी सपोर्ट कर रहे हैं किसी असंवैधानिक कार्य को और गैरकानूनी काम को, तो उस पर तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये हमारे लिए केवल ये जातीय विद्वेष की बात नहीं है, ये शर्म की बात है, लज्जाजनक बात है। लगता है कि हम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। भारत कहाँ जा रहा है? हम लोग कह रहे हैं कि अब तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में जीडीपी के मामले में, इनकम के मामले में दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर हैं और दूसरे नंबर पर जल्दी ही जा सकते हैं, इसकी संभावना है। और उस स्थिति में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुके हैं, डिफेंस के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुके हैं, मीडिया के जो साधन हैं उसमें बहुत तरक्की कर चुके हैं। हर क्षेत्र में हम लोगों ने बड़ी तरक्की की है और इंडिया का नाम है। लेकिन ये कहाँ से बात आ गई कि अभी भी लोग समझते हैं कि कथावाचक यादव नहीं हो सकता है। ये तो पचने वाली बात नहीं है। समझने हमको तो लगता है कि कहीं न कहीं पहले से विद्वेष होगा, किसी और कारण कहीं और होगा और ये बात आ गई है। लेकिन आई है तो चिंताजनक है। इसका समाधान एक तो कानून के जरिए होगा और दूसरा जागरूकता की भी ज़रूरत है। लोगों को जगाना है कि अब समय चला गया कि ये कोई ब्राह्मण है तो ही कथा कहेंगे, जो यादव हैं नहीं कहेंगे, कुर्मी हैं तो नहीं करेंगे, कहार हैं तो नहीं कहेंगे। तो विद्वान हैं, अगर उनको जानकारी है, हमसे बेसी पढ़े लिखे हैं और वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको अधिकार है कि कहार होकर के भी, मुसहर होकर के भी वो ज्ञान बांटे। ज्ञान बांटने की चीज़ है। लेकिन ब्राह्मण से धारणा बनी हुई कि ब्राह्मण जन्म से सर्वश्रेष्ठ हैं। ये बात पहले थी, जो लोग उसको मानते आए थे, लेकिन ये तो वैज्ञानिक आधार इसका नहीं है और संविधान में इसकी कोई जगह भी नहीं है। और ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो ऐसा लगा था कि प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र में जिनकी संख्या अधिक होगी और अधिक कहा भी गया, जिनकी संख्या जितनी भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, वैसी नहीं हो पाई है, अभी भी नहीं हो पाई है। पहले भी नहीं थी, अभी भी कोशिश की गई है, अभी भी नहीं है। लेकिन यही कारण है कि जो लोग बहुत कम परसेंट में है, जिनका पॉपुलेशन 10% ही है, उससे भी कम है, वे लोग सत्ता के हर क्षेत्र में काबिज हैं। और जो 90% लोग हैं जो वो अभी भी एक तरह से सत्ता से दूर हैं, बेदखल किए गए हैं। प्रजातंत्र में तो प्रजा के संख्या के अनुसार ही होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। धीरे धीरे होगा और लगता है कि ये रिहर्सल हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे लग रहा था कि समाज में धीरे धीरे ये सब सुधार हो रहा है, ऐसा लग रहा था। लेकिन एकाएक लगा कि सुधार नहीं होकर के हम लोग प्रतिकूल
विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और एक घटना इटावा की घटना है, भगवान करे कि यह आइसोलेटेड घटना हो और मानी जाए। यह भी हम लोग मान कर चलते हैं कि शायद यही मानसिकता सब जगह लोगों की नहीं है। ब्राह्मण लोग भी प्रोग्रेसिव विचार के हैं, वो लोग भी समझते हैं कि ये पुराना जो धंधा है ये नहीं चलेगा, ये सब लोगों का अधिकार है, विद्या पर सबका अधिकार है, मंदिर पर सबका अधिकार है, और वेद और जितने ग्रंथ हैं उनकी जानकारी के लिए भी सभी लोग बराबरी के हकदार हैं। उनमें ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और बाकी लोग पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे और नहीं समझना है उनको और नहीं दूसरे को समझाना है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए घटना दुखद है, लेकिन हम तो चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से, यूपी की सरकार से खास करके और इटावा के पदाधिकारियों से कि वो इस पर देखें और कार्रवाई करें कि ताकि इस घटना का कुप्रभाव पूरे देश पर ना पड़े। सर आप कह रहे हैं कि जिसको जानकारी है वो ज्ञान दे, बांटने का काम करते हैं, शिक्षा दे सकता है, लेकिन दूसरे का व्यवसाय तो छीनने का भी काम हुआ ना। यादवों का काम तो है गाय पालना, गोबर उठाना, दूध दूहना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो जातिगत व्यवस्था थी वह व्यवस्था तो कब टूट गई। यादव लोगों को कोई और रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इसीलिए इनकी संख्या जब अभी भी अनुमानतः 25-26 करोड़ यादव हैं भारत में, जो अनेक देशों की जनसंख्या भी इतनी नहीं है जितना भारत में केवल यादव है। अब इनकी पढ़ाई लिखाई कम हुई थी, पढ़ाई लिखाई कम होती है तो लोग खेती में और गाय मवेशी में लग जाते हैं। कोई उपाय अल्टरनेटिव नहीं रहने के कारण, रोजगार नहीं रहने के कारण, रोजगार नहीं है तो पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे हैं तो जिस जॉब के लिए जो जॉब रिक्वायरमेंट है वैसा नहीं है, इसीलिए लोग बेरोजगार हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि लोग पढ़े लिखें और पढ़े लिखे वैसी पढ़ाई करें जिसमें लोगों की ज़रूरत है मार्केट में। ये इंडियन पूरा ये तो मार्केट है, मार्केट इकोनॉमी में हम लोग हैं। तो बाज़ार, इंडिया का जो बाज़ार है उसमें जैसे लोगों की ज़रूरत है उसी तरह की पढ़ाई देनी होगी, यादवों को लेनी होगी, तभी यादवों में रोज़गार बढ़ेगा। और गाय और पालना, भैंस पालना या खेती करना, ये काम तो इसलिए करना पड़ता है कि क्योंकि रोज़गार नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कि इनका पेशा है। पेशा कभी लोगों ने इनको बना दिया था कि यादव का है, लेकिन वो कब टूट चुका, वो बंधन 1947 के पहले ही टूट चुका था। और 1947 के बाद तो और बहुत प्रगति हुई है, लोग एक पर एक लोग अच्छी अच्छी नौकरी में जाने लगे हैं। संख्या कम जरूर है, लेकिन शुरुआत हुई है कि यूपीएससी के आईएएस में, आईपीएस में, आईएफएस में भी लोग अभी जाने लगे हैं। तो ये अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन यह कहना गलत है, बाकी लोग भी तो दूसरी जाति के लोग, हम तो जानते हैं दूसरी जाति के अनेक लोग हैं जिनके बारे में वो गाय पालते हैं, अपने लिए भी पालते हैं, कभी कभी बेसी दूध होता है वो बाहर बेचते भी हैं। सभी जाति के लोग आजकल गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं और उसको बिजनेस के रूप में अपना रहे हैं। यादव तो पहले करते थे, संख्या घटी है, लेकिन अभी भी जब कहीं कोई उपाय नहीं है तो वो भी गाय भैंस पाल करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो सर मनुष्य का विभाजन तो वर्ण के आधार पर किया गया था। यह तो किया गया था, पुरानी बात हो गई, लेकिन अब संविधान ही हमारे लिए एक तरह से वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संविधान को ही मान करके चलना है। संविधान में किसी तरह का विभेद नहीं है, हम लोग सब बराबर हैं। हम लोग जिसको अनुसूचित जाति के लोग नाम नहीं, क्योंकि हो जाएगा कि ऐसा नाम क्यों लिया, लेकिन जाति का नाम जैसे चमार है तो चमार है, हलखोर है, डोम है, वो सबको वही अधिकार है जो एक यादव को है, एक ब्राह्मण को है। इसलिए इसको समझ करके चलना होगा, इसी को समझ करके चलना होगा। हमारे आदिवासी भाइयों को भी वही अधिकार है, वही पढ़ने का अधिकार है, वही बैठने का अधिकार है। ये सब चीज़ें कब खत्म हो गई और गैर कानूनी है, इस पर तो एक्शन होना चाहिए। वो जिलाधिकारी कैसे होते हैं, कैसे चीफ सेक्रेटरी, कैसे डीजीपी होते हैं, कैसे मुख्यमंत्री होते हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। लेकिन ये इस तरह की भावना आना, मन में आना भी और उसको कार्य रूप दे देना, ये घोर अपराध है। लेकिन इसमें से सरकार भी दोषी है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। देखिए, हम तो सरकार के बारे में कि किस पार्टी की सरकार है उसके बारे में कमेंट करना ठीक नहीं है,
जनता ने जब चुन दिया है तो अब बीजेपी की सरकार बनेगी, जनता चुन देगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो जनता इसके लिए जिम्मेवार है। अब जिस कारण जैसे हो तो उसके लिए नहीं, लेकिन जो भी सरकार बनती है सबके लिए बनती है। जो वोट देते हैं उनके लिए भी बनती है, जो वोट नहीं देते हैं उनके लिए भी बनती है। इसीलिए जब सरकार बन जाती है तो सरकार का काम है सबकी सुरक्षा करना, सबको अपने अधिकार का उपयोग करने का मौका देना, सबको फलने फूलने का मौका देना, आगे बढ़ने का मौका देना। और ये संविधान विरोधी कोई काम हो, कानून विरोधी काम हो तो कानून के दायरे में लाकर उस पर कड़ी से कड़ी सजा भी होनी चाहिए, उसका दंड भी मिलना चाहिए लोगों को। सरकार का तो यही काम है। इसलिए बीजेपी की सरकार है या किस पार्टी की सरकार है उसका मतलब नहीं, सरकार सरकार है, जनता ने चुना है और जनता के लिए चुना है। तो जनता में सद्भाव बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि सरकार उत्तर प्रदेश में भी सख्त से सख्त एक्शन ले। कहीं कहीं 3% वाले लोग सर 17% पे हावी हो रहे हैं। देखिए, ये 3% और 17% की बात नहीं है। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि यादव 17-18% है पूरे देश में और 2-3% ब्राह्मण हैं। ये सेंसस अब जातिगत जनगणना होने जा रही है और जातिगत जनगणना के बाद ही मालूम हो सकेगा कि किनकी संख्या कितनी है। मोटा मोटी 1931 की जो जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना, उसके अनुसार मोटा मोटी यही फिगर है, यही अंक है। लेकिन तब क्यों हावी तो इसलिए लोग होते हैं क्योंकि जब 17% वाले पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, उस पद की अगर योग्यता दे दी गई कि उस पद की योग्यता ये है, तो उसके लिए कॉम्पीट नहीं कर सकेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। इसीलिए बाकी लोग जो पढ़े लिखे हैं उस पर हावी हो जाएंगे। हम और आप लोग कहते भी हैं कि 17% की बात की, कांवड़ लेकर के जाने वाले या पूजा मंदिर में पूजा करने वाले या हर मंदिर में चले जाइए तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग, हरिजन, आदिवासी, यही लोग बेसी उसमें रहेंगे, उनकी संख्या अधिक रहती है, यही लोग भरे रहते हैं। उसको पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कम, भगवान अच्छा कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, मेरा परिवार बहुत आगे बढ़ जाएगा, वैसा होता नहीं है। भगवान आशीर्वाद देंगे उन्हीं को जो अब मेहनत करके बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये एक ऐसी कुंजी है पढ़ाई लिखाई कि इससे सब कुछ बदल जाता है। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर बदल जाएगा, आपके बोलने चालने का तरीका बदल जाएगा, आपकी मान्यता, आपका जो स्टेटस समाज में है वह स्टेटस बदल जाएगा। पढ़ाई लिखाई ऐसी है जो चोरी भी डकैती भी कोई नहीं कर सकता है और इसको बांटने से और बढ़ता है। इसलिए कहा गया है कि सब धन को बांटिएगा तो घटता है। विद्या धन एक ऐसा धन है जितना बांटिए उतना बढ़ता है, घटता नहीं है। तो हम तो कहेंगे कि 17% वाले को जो इसकी चर्चा आपने की तो उनको पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है, वैज्ञानिक सोच रखना है, समाज में सद्भाव बनाए रखना है, कानूनी काम करना है, गैर कानूनी काम नहीं करना है, शराब इत्यादि का सेवन अगर कर रहे हैं तो नहीं करना है, अगर दहेज लेते हैं तो दहेज नहीं लेना है, और अगर अभी भी बाल विवाह हो रहा है तो बाल विवाह नहीं करना है। इन कुरीतियों को भी दूर करना है और संवैधानिक तरीके से और कानून के दायरे में सब काम करना है। हमारे साथ चैनल जुड़ने बहुत धन्यवाद आपका। राम जी बाबू धन्यवाद, और जो श्रोता होंगे, दर्शक होंगे, उनको भी मेरी तरफ से धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना, ये थे हमारे साथ रिटायर IAS अधिकारी गौरव यादव। इन्होंने सीधे और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से अब देश हमारा जो है संविधान से चल रहा है, पुराने रीति रिवाजें परंपरा से नहीं चल रहा है, इसलिए हमारे समाज को शिक्षित होकर आगे आना होगा। पूरा परंपरागत चीज़ों को छोड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करने, पढ़ लिख के देश विदेश में नाम भी रोशन करना होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।